गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान 10th की एनसीईआरटी नोट्स की श्रृंखला में संघवाद टॉपिक को शॉर्ट में 10 या 15 मिनट में ख़त्म करने का प्रयास किया जाएगा। तो संघवाद क्या होता है? तो संघवाद से अभिप्राय है एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें देश की सर्वसत्ता केंद्र सरकार और उसके विभिन्न आनुवंशिक इकाइयों यानी कि राज्य सरकारों के बीच बटी होती है, उसको संघवाद कहते हैं। संघीय व्यवस्था की विशेषताएं भी होती हैं। कुछ कौन कौन सी विशेषताएं हैं तो आगे देखते हैं हम लोग। संघ या संघीय शासन यह व्यवस्था है जिसमें देश की रोजमर्रा सत्ता केंद्र और उसके विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बट जाती हैं। संघीय व्यवस्था या संघवाद की महत्वपूर्ण विशेषता है। संघीय व्यवस्था या संघवाद की महत्वपूर्ण विशेषता है। संघीय व्यवस्था या संघवाद की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं कुछ इस तरह हैं। देखिए आगे, संघ सरकार 2 या 2 से अधिक अस्त्रों वाली होती हैं। ठीक है, संघ सरकार 2 या 2 से अधिक अस्त्रों वाली होती हैं। भारत जैसे विशाल देश में एक ही सरकार के द्वारा शासन करना बहुत कठिन काम होता है। इसलिए संघीय सरकार शासन प्रणाली को अपनाना और अधिक आसान हो जाता है। इसलिए संघीय सरकार शासन प्रणाली को अपनाना और अधिक आसान हो जाता है। विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। दूसरी क्या है कि संघवाद को मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। यानी राज्य सरकार चाहे कि मौलिक अधिकार के प्रावधान को बदल दे, चाहे इसके मौलिक प्रावधान अगर चाहे कि केंद्र बिना राज्यों से पूछ के बदल दे, ऐसा संभव नहीं है। आधुनिक संघीयता और विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकारों की व्यवस्था करने का अधिकार है। आधुनिक संघीयताएं और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्यवस्था करने के अधिकार हैं। केंद्र और विभिन्न राज्यों के बीच, केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा स्पष्ट रूप से किया गया है। अलग अलग क्षेत्रों का अधिकार ये किसके द्वारा? संविधान के द्वारा किया गया है। पहला स्तरीय है कि वे अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों के साथ लाकर एक नई इकाई निर्मित करने का। संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा स्तरीय है बड़े देश अपने आंतरिक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्य और राष्ट्र सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना। संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका यह है कि बड़े और आंतरिक विविधताओं के ध्यान में रखते हुए, जैसे भारत, राज्यों का गठन करना। बड़ा देश है और आंतरिक विविधताएं बहुत ज़्यादा हैं, इसको देखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्य और राष्ट्र सरकारों के बीच, जो राज्य होगा और राष्ट्र होगा, उनके बीच सत्ता का बंटवारा कर देना, जिससे कि कोई भी शक्ति इधर उधर न हो और उनमें कोई विवाद का कारण न बने। यहाँ आगे देखिए कि भारत में संघीय व्यवस्था कैसी है। भारत में संघीय व्यवस्था भारतीय संविधान ने यहाँ की सरकार को एक संघात्मक रूप प्रदान किया है। यहाँ विकेंद्रीकरण के लिए अनेक कदम उठाए हैं। जब मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ
तो ये ज़रूरी है कि आप वॉल्यूम बढ़ा लीजिए और इसकी स्पीड भी बढ़ा लीजिए 1.5 पे, या जो भी आपको उचित लगे उसको 1.5 करिए या 1.7 पे, या थोड़ा सा और आगे बढ़ा के इसको देख सकते हैं। तो भारतीय संविधान न्याय की सरकार को एक संघात्मक रूप प्रदान किया है। यह विकेंद्रीकरण के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। संविधान में स्पष्ट रूप से संघीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, जहां सरकार और राज्य सरकारों केंद्र सरकार को केवल उन्हीं विषयों पर कानून निर्माण करने की अनुमति मिलती है। बाद में पंचायत और नगर पालिकाओं के रूप में स्थानीय शासन का तीसरा स्तर भी जोड़ दिया गया है। एक किसके अनुच्छेद किए गए? अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 40 आगे देखिए। भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से स्पष्ट और कठोर है। इसमें केंद्र और मध्य स्तर के विभाग स्पष्ट रूप से लिखे हैं। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका स्थापित की गई ताकि सरकारों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों को आसानी से निपटाया जा सके। भारत में संघीय शासन व्यवस्था के अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं। जैसे संघ सूची में क्या आता है? प्रतिरक्षा आता है, मतलब रक्षा होता है। फिर विदेश आता है, बीमा आता है, बैंक आते हैं, संचार आते हैं और मुद्रा आता है। दूसरी सूची होती है राज्य सूची। इसके अंतर्गत पुलिस, व्यापार, कृषि और सिंचाई। समवर्ती सूची में कोई भी कानून राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। ये होते हैं विवाह, शिक्षा और वन। यह हटा दीजिए, गोली लेना नहीं होता। ठीक, जो क्या कहते हैं, इससे अतिरिक्त विषय होते हैं वो उसके कानून बनाता है केंद्र। तो जैसे अतिरिक्त विषय जो संविधान लागू करते समय विषय नहीं थे और अवशिष्ट विषय भी कहते हैं इसको, तो ये किसके पास होता है? ये होता है केंद्र के पास। भारत में एकल संविधान वाला ऐसा राज्य अपना संविधान है। ठीक है, भारत में एकल संविधान वाला ऐसा राज्य है जिसका अपना संविधान है। भारत में विकेंद्रीकरण के बारे में देख लीजिए आप। विकेंद्रीकरण जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं तो इससे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्ति लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। स्थानीय स्तर पर ली गई फैसलों से सीधे स्थानीय समस्याओं का समाधान हो जाता है। स्थानीय लोगों को राजनीतिक समानता मिलती है और हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत होती हैं। और विकेंद्रीकरण से क्या फायदे हैं? तो महिलाओं, अनुसूचित जातियों, जनजातियों को प्रतिनिधित्व के साथ ही हमारे समाज में उनकी आवाज़ों को मजबूती भी मिलती है। और आपके लिए कुछ प्रश्न हैं कि संघवाद का अर्थ क्या है? संघवाद का अर्थ क्या है? अधिकार क्षेत्र का क्या अर्थ है? हमारे देश में कानून बनाने से संबंधित कितनी अनुसूचियां हैं? बताइए, अभी बताए हैं कितनी अनुसूचियां हैं? तो 3 हैं। कौन कौन, ये आप लिखेंगे, ये कमेंट बॉक्स में भी लिख सकती हैं। विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है आप ये बताएंगे। शासन के संघीय तथा एकात्मक स्वरूपों में क्या मुख्य अंतर है, इसे उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करें। और छठा है कि संघवाद में किस प्रकार पर केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो आइए इन प्रश्नों को भी जल्दी से देख के ख़त्म करते हैं। एक और है कि संघीय सरकार की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। आइए, पहले प्रश्न का जवाब है कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें देश की सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय सरकार और उसके विभिन्न आनुवंशिक इकाइयों के बीच
आनुवंशिक इकाइयों राज्य सरकारों के बीच बटी हो से संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं। दूसरा प्रश्न का उत्तर है कि अधिकार क्षेत्र का अर्थ है भौगोलिक क्षेत्र अथवा हमारा कार्य क्षेत्र होता है जिसमें किसी विषय के लिए दी गई अधिकार हो सकते हैं। ठीक है। तीसरे प्रश्न का जवाब है हमारे देश में कानून बनाने से संबंधित कितनी है, तीन अनुसूचियाँ हैं, एवं कौन कौन सी हैं ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे है कि जब केंद्र और राज्य सरकारों से सत्ता लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो उसे कहते हैं हम विकेंद्रीकरण कहते हैं। ठीक है। पांचवा है कि शासन के संघीय तथा एकात्मक स्वरूपों में निम्नलिखित मुख्य अंतर है। एकात्मक स्वरूप किसे कहते हैं, उसमें एकात्मक स्वरूप के कुछ लक्षण हैं, देखिए आगे। राष्ट्रपति नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। सरकार का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है, ये प्रधानमंत्री होते हैं, जैसे भारत में होता है। राष्ट्रपति के चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होता है, यह अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं। भारत का राष्ट्रपति जनता द्वारा सीधे नहीं चुना जाता, बल्कि राज्य और केंद्र संसद के सदस्य चुनते हैं। तीसरा है कार्यपालिका अथवा मंत्रिमंडल। विधानमंडल संसद का ही एक भाग होता है, क्योंकि मंत्रिमंडल के सभी सदस्य संसद के सदस्य होते हैं और भारत में यह पद्धति प्रचलित है। कह रहा है कि कार्यपालिका अथवा मंत्रिमंडल विधानमंडल अथवा संसद का ही एक भाग होता है। ठीक है, क्योंकि जो लोग संसद में होते हैं विधानमंडल में, वही मंत्रिमंडल के भी सदस्य होते हैं। ठीक है, तो ये एकात्मक स्वरूप में होता है। प्रधानमंत्री संसद में बहुमत दल का नेता होता है। ठीक है, संवैधानिक कार्यपालिका और विधानमंडल के बीच संतुलन बना रहता है। संसद की इच्छा यह आगे कि संसद की इच्छा पूरी नहीं होने पर प्रधानमंत्री संसद से इस्तीफा दे देता है तथा त्याग पत्र देना पड़ता है। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल संसद में बहुमत पर निर्भर करता है। ऐसे तो 5 साल है, लेकिन इस पर भी निर्भर करता है कि बहुमत में है कि नहीं है। बहुमत में भी हो तब भी वो 5 साल तक ही मैक्सिमम रह सकता है, और अगर बहुमत में नहीं है तो पहले ही हट जाएगा। संघात्मक व्यवस्था के कुछ लक्षण हैं। संघात्मक व्यवस्था के क्या लक्षण है, देखिए। संघात्मक व्यवस्था तो राष्ट्रपति ही नाम मात्र का और वास्तविक अध्यक्ष होता है। दोनों, नाम मात्र का भी कौन होगा, राष्ट्रपति होगा, वास्तविक अध्यक्ष भी राष्ट्रपति होगा। इसको अध्यक्षात्मक सरकार में और अध्यक्षात्मक सरकार में प्रधानमंत्री नहीं होता है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का एक ही सरकारी स्वरूप विद्यमान है। दूसरा है कि राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तीसरा है कि कार्यपालिका विधानमंडल का भाग नहीं होता। यहाँ पे कार्यपालिका और विधानमंडल अलग अलग होता है, भाग नहीं होती हैं। राष्ट्रपति और उसके सचिव विधानमंडल या कांग्रेस के सदस्य नहीं होते हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। राष्ट्रपति और संसद सदस्यों का चुनाव करने के लिए अलग अलग चुनाव होते हैं। जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति का उसी दल का हो जिसमें संसद में बहुमत प्राप्त हो। अमेरिका में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया नहीं होती। अपने कार्यकाल में राष्ट्रपति को आसानी से नहीं हटाया जा सकता। यानी वो 4 साल, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का है अमेरिका में, 4 साल का, और 4 साल के लिए स्थायी हो जाता है। वो केवल उसको हटाना बहुत कठिन होता है। उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति को केवल कैसे हटा सकते हैं, तो केवल महाभियोग और विशेष प्रक्रिया द्वारा ही हटाया जा सकता है। अब देखिए छठा प्रश्न का जवाब है। छठा प्रश्न क्या था आपका, छठा प्रश्न था आपका कि संघवाद में किस आधार पर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो देखिए, संघीय शासन प्रणाली के भीतर सरकार के विभिन्न स्तरों की जिम्मेदारी
समस्त देश की सरकार और देश के विभिन्न प्रदेशों की सरकारों के बीच विभाजन कर प्रकट किया गया है। देश प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्रीय अधिकार पर एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। देश की सरकार को अपने अधिकार क्षेत्र में कार्य करने का अधिकार है और यह केंद्र या राज्य सरकारों को किसी विशेष इकाई को केवल अपने किसी नियंत्रण के अधीन नहीं करती हैं। आगे है कि इन दोनों ही सरकारों को ही स्वयं अपने स्थान पर अपने उपयोग की स्वतंत्र सरकार के किसी नियंत्रण की अपेक्षा ही करती हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के विधानें अपने अपने सीमित शक्तियों का पालन करती हैं। दोनों में कोई किसी के अधीन नहीं होती, बल्कि एक दूसरे के समन्वयक होती हैं। ठीक है, एक दूसरे की क्या होती हैं? समन्वयक होती हैं। हाँ चलिए, अच्छा एक और चीज़ है आपसे कहना है, अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हाँ आपको उत्तर दिया जाएगा। अगर ज़्यादा बड़ा है तो फिर से एक आपके लिए वीडियो बना दिया जाएगा। देखिए आगे आखिरी प्रश्न है कि संघवाद वाला था, आप देख लीजिएगा प्रश्न, उसका उत्तर ये होगा कि संघवाद या संघीय शासन व व्यवस्था है। संघवाद या संघीय शासन व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें देश की सर्वसत्ता केंद्र सरकार उसके विभिन्न आनुवंशिक इकाइयों के बीच बट जाती है। संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि संघ सरकार दो या तीन स्तरों वाली होती है। जैसे भारत में कितने स्तर वाली है? 3 स्तर वाली है। विभिन्न स्तर की सरकारें देश के नागरिक समूहों पर ही शासन करते हैं, परंतु उनके अलग अलग क्षेत्र होते हैं। ठीक है, जो तीनों सरकारें हैं एक ही नागरिक समूह पे शासन करते हैं, लेकिन अधिकार क्षेत्र अलग अलग होता है। संविधान ने इन विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र का विवरण दिया है ताकि किसी आपसी संघर्ष की संभावना न रहे। और आखिरी एक सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था है जो केंद्र और राज्यों के बीच विवादों या अधिकारों और विवादों की स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो थोड़ा सा हम ध्यान देंगे कि गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, इससे थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा। आप अपना वॉल्यूम बढ़ा के इस नोट्स को पूरा लिख सकते हैं और लिख के जल्दी से रिवीजन हो जाएगा 5 या 10 मिनट के लिए। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। 1.5 पे बढ़ा के देखिएगा और बार बार देखेंगे तो समझ में आएगा, याद हो जाएगा। इसके लिए धन्यवाद।